Hello, everyone, and welcome to the channel of Sambhav Law. In today's session, we have with us Abhishek, who has scored 239 marks in the CVT PG LM 2026 examination. And today he is here to share his strategy as to how he prepared for the exam. And अभी फ्यूचर में जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए. एंड ही विल आल्सो बी शेयरिंग हिज पर्सपेक्टिव एज टू हाउ द पेपर पैटर्न वाज एंड एवरीथिंग. सो फर्स्टली अभिषेक, मैं आपको चैनल पे वेलकम करता हूं एंड अकॉर्डिंगली आई वुड वांट कि आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करें प्लीज. Hello everyone, and thank you so much sir for inviting me here. सर बेसिकली मैंने अपनी एजुकेशन एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और इस बार मेरा अपियरिंग था। तो अपियरिंग के दौरान मैंने इस एग्ज़ाम को दिया और फॉर्चुनेटली मैंने क्लियर किया आपके गाइडेंस के अंदर। जी जी, तो उसमें वो है. तो फिर अब यस जैसे सर। मतलब अभिषेक, पहली तो बात ये करते हैं कि जैसे एग्जामिनेशन की आपने तैयारी करी, तो एग्जामिनेशन जो था उसकी तैयारी का शुरुआत कहाँ से हुआ, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में हमें प्लीज बताएं. ये सर, जब मैंने एडमिशन लिया था एलएलबी में तो मैंने सोचा था मैं जुडिशरी एग्ज़ाम दूंगा। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली मैं प्रिपरेशन कर रहा था। बट ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के आने के बाद मेरा हुआ कि एलएलएम की तरफ स्विच करते हैं। तो मैंने यही सर्च किया, मतलब कौन मुझे गाइड कर सकता है अच्छे से, बेसिकली कहाँ से मुझे मॉक्स मिल सकते हैं अच्छे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और कुछ मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया कि आपका संभव लॉ इंस्टीट्यूट है, जो जहाँ से काफ़ी सीनियर्स भी बीएचयू में गए हैं। तो थॉरली मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है। तो फिर मैं फाइनली आप तक पहुंच पाया, कनेक्ट कर पाया, एंड हेयर आई एम टुडे। वही वही, मतलब एक वो होता है ना कि जैसे मतलब मुझे याद है कि हम लोग बात बात किया करते थे, काफी हम लोग का वो रहा. और ऊपर से यूट्यूब पे भी हम लोग जब मैं से लाइव वगैरह में मैं जाता था तो आपसे काफी बातचीत होती थी जब हम लोग वो एमसीक्यूज के सॉल्व करते थे सीरीज वगैरह. तो एक वो चीज होती है कि एक हम लोग होते हैं कि वहां पे एक लाइव चैट पे, एक हम लोग यहाँ सामने बैठे हैं, तो उसका थोड़ा सा एक वो होता है मोमेंट, एक वो होता है. तो फिर एक पर्सनली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात बोलूंगा कि मेरे लिए आपकी सक्सेस थोड़ी सी पर्सनल इसलिए बिकॉज हम लोग पूरे तरीके से कांस्टेंट गाइडेंस पे शुरुआत से थे कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है. रोज हम लोग का मतलब मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 या 3 बार बात होती ही थी कि सर इतना मेरे मतलब मॉक्स में ये प्रोग्रेस है, सर इसमें आगे क्या करें, इसमें क्या करें. तो उससे थोड़ा सा मुझे मतलब मैंने जब आपके मार्क्स सुने तो फिर मैं खुद में इतना खुश हुआ कि यार एक ऐसा मतलब मेरे को पर्सनल लगा कि हाँ, ये एक थोड़ा सा अच्छे से मतलब हुआ चीज है. तो वो थोड़ा सा एक मैं अपना भी वो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा. बाकी अब चलिए थोड़ा सा सीरियस उस पर आते हैं कि जैसे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. तो जैसे अब बात होती है कि हमारे पास सीवीटी के अंदर में 33 सब्जेक्ट्स होते हैं और पेपर की डिफिकल्टी ये होती है कि सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हैं, प्लस क्वेश्चंस भी सिंपल पूछते नहीं है. तो कैसे उस चीज को आप डिकोड करते हो, कैसे प्रिपरेशन की जाए इस चीज की आपके अकॉर्डिंग. सर, जो मैंने रास्ता अपनाया वो था कि सबसे पहले मैंने मेजर लॉस जिसके एमसीक्यूज इजीली अवेलेबल होते हैं उसको मैंने पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए। उसके बाद से मैंने एमसीक्यू लगाना स्टार्ट किए। फिर जैसे कि इसमें माइनर सब्जेक्ट्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जिनके एमसीक्यूज इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हमारे कंपटीशन एक्ट हो गए हैं और ये सब जो एक्ट्स हो गए हैं, इनको भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से कवर करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, इससे टफ क्वेश्चन बनते नहीं है माइनर से। बेसिकली आपने देखा होगा कभी व्हाइट कॉलर क्राइम से क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन, अगर इनको भी हम पढ़ के जाएंगे तो इजिली हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो माइनर लॉस का काफी इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। और बाकी मेजर लॉस तो आप कवर कर सकते हैं और आपको अच्छे क्वांटिटी में एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। और माइनर लॉस तो मैंने आपके मॉक्स से कवर किया था अपने, बेसिकली क्योंकि उसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है कहीं भी और ना ही वो मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं उसको कवर कर सकूं इतने कम टाइम स्पैन में। तो बेसिकली ये था कि मेजर लॉस आप कवर करिए अच्छे से, उनके एमसीक्यूज प्रिपेयर करिए, चाहे सिंगल से बुक प्रिपेयर कर सकते हैं आप। और माइनर लॉस के लिए आप कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट पे रिलाय करिए, क्योंकि आप सब नहीं कवर कर सकते हो। बेसिकली इस एग्जामिनेशन में 34 सब्जेक्ट्स जो कि एक हैंडसम सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए आप मेजर कवर करिए, उसके बाद माइनर के लिए किसी इंस्टीट्यूट पे रिलाय करिए जो कि आपको अच्छे से सीयूटी लेवल के एमसीक्यूज करवा सके, ना कि जुडिशरी एचडीएस लेवल के। तो ये भी आपको देखना है कि आपको सीयूटी लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तो सीयूटी लेवल इंडेक्सिंग बेस्ड होता है, जैसे कि हाँ. इंडेक्सिंग पे पूछता है सर। इसे इस बार पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपटीशन एक्ट किस केम इनटू फोर्स का ईयर पूछा था। तो ये सब क्या था, आपने जो सब्जेक्ट वाइज मॉक्स कराए थे उसमें मेरा कवर हो गया था। तो मुझे अलग से एफर्ट नहीं मारना पड़ा माइनर लॉस के लिए। और जो बाकी मेजर लॉस तो आप कवर कर सकते हैं, आपको वो बहुत वास्ट है, हर जगह कंटेंट आपको मिल जाएगा। और अच्छे नंबर लाने के, अच्छे रैंक लाने के लिए आपको माइनर लॉस पे कमांड करना पड़ेगा।
225 230 लाने के लिए माइनर लॉस आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये बात एकदम आप सही कह रहे हैं। और प्लस देखिए ये भी हो जाता है ना कि जैसे देखिए सीवीटी के अंदर क्या रहता है कि जो एनटीए होता है वही पेपर बनाता है, और पेपर जो होता है उसके अंदर में आप देखोगे कि जो पैटर्न है सीवीटी और यूजीसी नेट का काफी सिमिलर है। तो अगर आप यूजीसी नेट के भी मॉक्स या बाकी चीजें लगाओगे तो आपको काफी हद तक चीजें कवर होंगी। प्लस माइनर लॉस के साथ एक बात ये होती है कि माइनर लॉस कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, तो आपको केवल उसको उतना ही टाइम देना है जितना वो रिक्वायर मांगता है। बाकी टाइम आपको मेजर लॉस भी देना है, बिकॉज 80 से लेकर 90% पेपर तो मेजर से ही आता है, बाकी थोड़ा बहुत माइनर से अपना रहता है। अब इसके आगे जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हिसाब से कितना टाइम देना जरूरी है इस एग्जाम के लिए? अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा है, बिल्कुल बेसिक लॉ आता है, कुछ ज्यादा वो नहीं, तो आपके हिसाब से क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए, टाइम के हिसाब से, वैसे हिसाब से? सर अगर उसको बेसिक से शुरू करना है तो उसको 8 to 9 मंथ प्रॉपर देने पड़ेंगे। यस सर। क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स इतने जल्दी याद भी नहीं होते हैं, सेक्शन बेस्ड रहता है पेपर, और इसके लिए प्रैक्टिस भी मांगता है। बेसिकली लास्ट मुझे याद है मैंने 1.5 मंथ प्रॉपर 45 डेज एमसीक्यू ही लगाए हैं और मॉक लगाए हैं आपके। तो ये स्ट्रेटजी तो इम्पोर्टेंट है। बाकी 8 to 9 मंथ आप कवर करिए, अपने टॉपिक्स क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बार बीएनएस से आया था एक, इलस्ट्रेशन बेस्ड आया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इलस्ट्रेशन डायरेक्ट पूछ लेता है हर बार, इस बार भी पूछा था। जी। तो बेसिकली 8 से लेकर 9 मंथ इस आई थिंक सो, मतलब प्रॉपर टाइम इसमें आपको लगेगा। बाकी उसमें भी देखिए, जैसे मान लीजिए बात करते हैं कि प्रिपरेशन के लिए सोर्सेज आप कैसे यूज करते हो, जैसे आपने कहा कि आपने सिंगल्स का भी यूज किया, बाकी थोड़ा सा ऑनलाइन भी अवेलेबल मटेरियल है, बाकी सब चीजें भी हैं। उसके अलावा आप क्या कहोगे, जैसे मान लीजिए बेरैक्ट और इन सब चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, मॉक्स की बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर मॉक्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमें एनालाइज करते हैं कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं और कितना हमारी स्ट्रेटजी सही है, क्या गलत है, कि क्या हम लोग सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। क्योंकि ये टाइम स्पैन बहुत कम होता है, और इसी के दौरान हमें अगर कोई अपीयरिंग है तो उसे कॉलेज के साथ साथ इसको भी देखना होता है, सीयूटी को। तो इसके लिए हमें अपना सही इंस्टीट्यूट और सही मेंटोर चूज करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे डाइवर्ट हो जाओगे और गलत फील्ड में चले जाओगे, फिर आपके लिए क्या होगा, आपको दिक्कत भी होगी, और आपको हो भी सकता हो कि ना भी क्लियर हो। क्योंकि मेरा मानना था कि मुझे सही डायरेक्शन के लिए जरूरत है, क्योंकि मेरे मॉक्स की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। इवन आपसे मैं कहता था कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं और जो कि वाकई में सर, इवन मैंने आखिरी तक मॉक दिया था, तब मेरे कुछ थोड़े से अच्छे नंबर आए थे, तो भी आपने कहा था कि पुराने मॉक्स रिवाइज कर लो, मोर देन इनफ है। तो वही मैंने फॉलो किया, और बेसिकली मैं यही कहूंगा, मॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, और 8 to 9 मंथ में आप अपने कॉन्सेप्ट और बेयर एक्ट की इंडेक्सिंग ये सब जरूर कवर करें। अच्छे से करिए। इलस्ट्रेशन का रट्टा मारें जरूर, क्योंकि इलस्ट्रेशन डायरेक्ट पूछता है। इस बार थेफ्ट से इलस्ट्रेशन आया था, और स्टॉकिंग का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, और ये टाइम टेकिंग है। नहीं, हाँ, टाइम तो लगेगा, बिकॉज बिना टाइम दिए, बिना उसके आप ये सोचो, क्योंकि देखिए ऐसे अगर आप बात करोगे तो फिर मान लीजिए किसी ऐसे कॉलेज के लिए, जैसे मान लीजिए टिस है, बाबा साहब हो गया, सीएसबी वगैरह के लिए, आपको 200 मार्क्स लाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, 193 195 आ जाता है। लेकिन जैसे ही आपको वो 220 का मार्क क्रॉस करके ड्यू बीएचयू के लिए जाना है, वहां पे यू नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा वो चाहिए ही चाहिए आपको। वो बहुत इंपॉर्टेंट यस पॉइंट है मेरे हिसाब से। यस सर, और ये एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगा प्रैक्टिस से, और बेसिकली इलस्ट्रेशन को अच्छे से प्रिपरेशन करने से, और अच्छे गाइडेंस से मिलेगा। बेसिकली क्योंकि नंबर जो होता है 190 से लेकर 200 तक सब बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं। बट जो अच्छे यूनिवर्सिटीज का रोल होता है वो 215 से लेकर ऊपर जाता है, ऊपर 220 ही तक जाता लाना है। पड़ता है। यस सर। और अगर आप जनरल से हो तो बेसिकली आपको अच्छा नंबर 220 215 मिनिमम चाहिए, और इसके मिनिमम। लिए आपको गाइडेंस जरूरत पड़ेगी सर, अच्छी। वो बात आप सही कह रहे हैं, वो बात आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे अब मान लीजिए आपका बढ़िया नंबर आए हैं, सब कुछ है, तो फिर क्या सोच रहे हैं दिमाग में? आप क्या डीयू जाएंगे, बीएचयू जाएंगे, कैसे सोचा है आपने इसके बाद? यस सर। सर मैं प्लान कर रहा हूँ बीएचयू जाने का। मैंने बीएचयू इसलिए चूज किया क्योंकि डीयू में क्या है, 3 ईयर मुझे एलएलएम करना पड़ता, तब मेरी कहीं प्रैक्टिस काउंट होती। और बेसिकली मेरा टारगेट है जुडिशरी देने का। और बीएचयू में एकेडमिक्स का माहौल ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पे प्रेशर कम है। एज पर माई सीनियर्स ने मुझे सजेशन भी दिया था। उन्होंने कहा था 2 ईयर जनरल एलएलएम में आपका जुडिशरी से मैचिंग सारे सिलेबस होते हैं। तो सर जो ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे एलएलएम 2 ईयर जनरल कोर्स बीएचयू में हम लोग को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट मिलता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो तो हम लोग को बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी में भी हम लोग को प्रिपरेशन करनी है जुडिशरी की। और उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है हमें,
वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हैं। वो भी हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया इंपॉर्टेंट जुडिशरी के लिए। तो देखा जाए तो हम लोग बीएचयू से एलएलएम करते हैं, और जनरल कोर्स अगर मिलता है तो हम लोग को जुडिशरी की प्रिपरेशन साथ साथ लेके कहीं ना कहीं चलता रहता है, वो तैयारी होती रहती है। और इसी नहीं। तरह हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, हाँ सर, एक्सपर्टाइज में मैंडेटरी सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं जो कि रिलेटेड रहता है जुडिशरी से। जी जी जी। तो फिर उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि अब प्रिपरेशन जैसे कोई करता है तो होता क्या है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कई एग्जाम्स देते हैं, जैसे आपने भी जैसे सीयूईटी का एग्जाम दिया और कोई। तो आपके हिसाब से जैसे केवल एक एग्जाम पे भरोसे बैठना क्या वो ठीक है, या फिर आपके हिसाब से और भी एग्जाम इंसान को देने चाहिए? कैसे आपका उसमें ओपिनियन रहेगा? सर ये तो डिपेंड करेगा उसकी पर्सनल चॉइस पे। अगर उसके पास टाइम है तो वो चाहे तो ड्रॉप भी कर सकता है। बेसिकली अगर उसका ड्रीम है बीएचयू या डीयू से एलएलएम करने का, और अगर वो एडजस्ट है कि भाई मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या एलयू से, टिस से, इन जगह से भी करके डिसाइड कर सकता है वो कर अपना, ये सकते हैं अपना पर्सनल करना। चॉइस है। बट पर्सनल अगर चॉइस मेरा होता है। माने तो मेरा था कि बीएचयू से करना है। तो उस वजह यस से सर। थोड़ा सा वही चीज़ है, हाँ वही तो। तो फिर उसके बाद जैसे बात अब ये आती है ना कि मान लीजिए लोग तैयारी भी करते हैं तो होता क्या है कि जनरली तैयारी करने के बावजूद भी नहीं निकलता है पेपर, और फिर थोड़ा सा दुख होता है कि अरे नहीं निकला, अब क्या करें, अब होप लूज हो जाती है। तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज होगा? सर ये कि अपना वो लूज होप लूज ना करें, और बेसिकली वो प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू रखें। अगर उनका गोल है टॉप यूनिवर्सिटी से एलएलएम करने का, तो अपना राइट मेंटर चूज करें जो कि आपको थ्रू आउट द जर्नी हेल्प कर सके। क्योंकि ये जो फेज है हमारा, ये काफी डिस्ट्रैक्टिंग है, क्योंकि सोर्स काफी ज्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे और अदर सोर्सेस में। और एक ट्रस्टफुल रिलायबल मेंटर चूज करना एक हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आप अपना मेंटर अच्छे से चूज करें। अगर आपको प्रिपरेशन हो रखी है तो आप अपने मॉक कहाँ से आप चूज कर रहे हैं ये आप पहले रिसर्च करें और तब एनरोल करें। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो। उस हिसाब से जो बात आप सही कह रहे हैं। बाकी जैसे ये होता है विषय की जैसे अब प्रिपरेशन तो अब जैसे सीयूईटी की है, मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि अब शुरू करने जा रहा है एकदम, अब मोमेंट आ चुका है। तो आप अगर मान लो खुद एग्जाम दे रहे होते तो आप कैसे शुरुआत करते? बिल्कुल अगर फ्रेश किसी स्टूडेंट को आपको आज से गाइड करना तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सर हमें पीवाईक्यूज उठाने चाहिए। पीवाईक्यूज को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें कितनी डेप्थ एनालिसिस करनी है, किस सब्जेक्ट की कितने अंदर पढ़ना है, क्या हमें सिर्फ इंडेक्सिंग पढ़ना है, क्या पेपर का डिमांड है। उसी हिसाब से हमें मेहनत करनी है। हमें ये नहीं करना है कि बस ऐसी तैयारी कर दिया और डेप्थ सब चीज पढ़ते जा रहे हैं, और उतनी डेप्थ की हमें जरूरत भी नहीं है इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो पेपर के अकॉर्डिंग हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरह तैयारी करना है। तो उसके लिए मैं तो जैसे कि सबसे पहले कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। वो है क्योंकि 70 to 80% पेपर बनता है उससे, टीपीए बीएनएस और ये सब आईपीसी लेके। तो अगर वह कोई प्रिपेयर करता है, उसके बाद आखिरी के 3 महीने में अगर वो उठाता है आईपीआर, कंपटीशन, एसआरए, लोकल लॉज, तो उसकी कोशिश करे एक पेज में नोट्स बनाने की कोशिश करे। एक पेज में होगा क्या इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एग्जामिनर हो तो आप ऐसे कौन से सेक्शन को पिक करोगे जिससे पेपर में पूछे जा सके। तो कंपटीशन एक्ट में जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ 8 से 7 सेक्शन हम्म। इंपॉर्टेंट हैं, जिसके आपको एक शॉर्ट पॉइंटर्स बनाने चाहिए एक पेज में, और उसके थ्रू ही आपको रिवीजन उसको करना चाहिए। तो कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है ये भी बहुत जरूरी है हमें एनालाइज करना। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और अभिषेक, आई थिंक कि जो आज हम लोग की ये कॉन्वर्सेशन हुई है, तो इसके थ्रू काफ़ी स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी यहाँ पे प्रिपेयर करने में। काफ़ी हम लोग ने काफ़ी चीज़ों पर काफ़ी अच्छे से बात किया है, तो प्रोस्पेक्टिव काफ़ी अच्छा मिलेगा। एंड अकॉर्डिंगली आई वुड लाइक थैंक कि आपने यहाँ पे अपना ये इंटरव्यू आपने वो किया, अपना टाइम लिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड वंस अगेन अ वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच।